जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी में हमने समास चैप्टर को पढ़ लिया है। इसके बाद हमने संज्ञा चैप्टर की शुरुआत की थी। संज्ञा में हमने देखा है संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद थे? 5 भेद थे। उन 5 भेदों में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया है, यानी 2 संज्ञाओं को पढ़ लिया है। अब आज हम तीसरी संज्ञा पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। चौथी पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। 5वीं संज्ञा पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हमारा आज संज्ञा का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को पढ़ते हैं और तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है यह हम जानेंगे, फिर इसके उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। तो जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति के गुण, दोष, आचरण इन सब का बोध हो तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, क्या क्रोध हो गया, सुख हो गया, क्या ये सभी क्या है? भाव को ही दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ऐसे शब्द आएंगे। अब हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, फिर कई सारे उदाहरणों के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञा को पहचानते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिस शब्द से जिस शब्द से किसी व्यक्ति, अथवा वस्तु के आचरण, किसी शब्द से किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु के आचरण, गुण, दोष, धर्म, इस प्रकार से शब्द होंगे। आचरण, गुण, दोष, धर्म, भाव, कामदशा का बोध हो, दशा का बोध हो, उसे भाववाचक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखने वाले हैं, तो आप सभी लिख लीजिएगा। उदाहरण, क्या? उदाहरण के अंतर्गत जैसे दया, जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति दया का भाव दर्शाए। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे किसी का अचानक एक्सीडेंट होता है, तो आपके अंदर से क्या, आपके अंदर से उसके प्रति दया का जो भाव निकलेगा वह आपकी दया कहलाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे दया लिख लेते हैं। कौन सा शब्द है? दया हो गया। अब मान लीजिए कि आपसे कोई
झगड़ा करने लगे, बहस करने लगे, तो आपको क्या आएगा? क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो वो क्या है? वो भी आपका एक भाव है, आपके अंदर से एक भाव निकल रहा है। तो क्रोध शब्द भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या हुआ? क्रोध हो गया। और दरिद्रता हो गया। क्या? दरिद्रता। दरिद्रता शब्द भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। और जैसे ईमानदारी, ईमानदारी दिखाई नहीं देती है, यानी भाववाचक जो संज्ञा होंगी वो ना तो दिखाई देंगे और ना ही उसे छू सकते हो, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। क्या? उसे केवल महसूस किया जाता है। ईमानदारी। क्या हुआ? ईमानदारी हो गया। और जैसे कोई व्यक्ति खुश हो, प्रसन्न हो, तो क्या हुआ? प्रसन्नता। क्या? प्रसन्नता। तो यह शब्द भी सॉरी, क्या हुआ? प्रसन्नता शब्द भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या? प्रसन्नता। उसके बाद बेईमानी। कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो दिखाई नहीं देता कि वो बेईमान है या बेईमानी है। बेईमानी, तो बेईमानी क्या होता है? एक भाव को दर्शा रहा है कि यह व्यक्ति बेईमान है या बेईमानी। बेईमानी शब्द हो गया। ये क्या हुआ? ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बेईमानी हो गया। इसके बाद बचपन। क्या हुआ? बचपन। तो बचपन शब्द भी हमारा क्या है? बचपन को क्या हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते, लेकिन क्या होता है? एक बचपन की अवस्था होती है, तो वो क्या है? वो हमारा भाववाचक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो बचपन हो गया। जैसे गरीबी हुआ। क्या? गरीबी हो गया। गरीबी क्या है? भाव है, एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है। गरीबी हो गया। जवानी हो गया। क्या? जवानी शब्द भी क्या है? भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने देखा है कि यह भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यानी कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई शब्द दिया जाएगा या फिर कोई वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा किसी भी शब्द के नीचे, तो यहाँ से पूछ लेगा यह शब्द भाववाचक संज्ञा है या नहीं है। ये पूछेगा क्या? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो जो भी इस प्रकार से शब्द आएंगे जो भाव को, गुण को, दोष को, धर्म को प्रदर्शित करेंगे, वह सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम चलते हैं आगे अगली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा की तरफ। हमने 3 संज्ञा को पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह के बारे में, क्या समूह के बारे में बोध हो या बोध कराए, तो वह शब्द क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या हो जाएगा? वही शब्द हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि
इस परिभाषा को लिखेंगे यानी समूहवाचक संज्ञा की, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो परिभाषा को हम सभी लिखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो या बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों को देखने वाले हैं। जैसे लिख लीजिए या फिर उदाहरण ही लिख लीजिए जो आपको सही लगे। जैसे क्या हुआ, गुच्छा। अब गुच्छा होता है, जैसे मान लीजिए अंगूर का गुच्छा हो गया, या चाबी के छल्ले में भी चाबी गुच्छा होता है। तो क्या होता है, तो गुच्छा में कोई एक नहीं होता, उसका एक समूह होता है, 10 12 5 कुछ ऐसे ही होंगे। तो वो क्या होगा, वह एक समूह होगा। तो लिख सकते हैं हम सभी गुच्छा। उसके बाद सेना ले लीजिए। अब सेना शब्द अपने आप में समूह को दर्शा रहा है। क्या, समूह को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेना कहते हैं तो उस सेना शब्द में क्या दर्शा रहा है, कोई एक सैनिक नहीं होगा या दो नहीं होंगे, सेना यानी बहुत सारे सैनिक होंगे। लिख लीजिएगा सेना। क्या हुआ, सेना हो गया। उसके बाद मान लीजिए सभा बुलाई गई। क्या, सभा बुलाई गई, तो उस सभा में कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति तो होंगे नहीं कि दो व्यक्ति होंगे। सभा में क्या हुआ, बहुत सारे व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगला सभा। फिर कहें वर्ग। क्या, वर्ग, उस वर्ग के व्यक्ति या उस वर्ग के लोग। तो क्या हो जाएगा, वर्ग शब्द अपने आप में बहुत सारे लोगों को, समूह को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, क्या, वर्ग हो गया, गुच्छा हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, वर्ग हो गया। और जैसे झुंड, बोले झुंड में है, तो झुंड क्या है, अपने आप में समूह है। फिर बोले परिवार। क्या, परिवार। अब झुंड में बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मान लीजिए हिरणों का झुंड, हाथियों का झुंड, बहुत सारे हाथी हो जाएंगे, बहुत सारे हिरण हो जाएंगे। परिवार, अब परिवार में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति होंगे नहीं, 6 7 हो सकता है, 10 15 लोगों का परिवार हो सकता है। तो परिवार शब्द भी अपने आप में समूह को दर्शा रहा है। और भी शब्द आते हैं, जैसे कोई दल ले लीजिए। क्या हो गया, दल। अब उस दल के व्यक्ति या उस दल में बहुत सारे लोग होंगे। भीड़ ले लीजिए, भीड़ शब्द ले लीजिए। तो भीड़ शब्द में क्या है, भीड़ शब्द में क्या है, तो भीड़ में बहुत सारे हैं, तो एक समूह को ही दर्शा रहा है। अब मान लीजिए आप पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं, तो कक्षा में क्या होगा, कक्षा भी एक समूह को दर्शाया जाएगा। अब मान लीजिए आप बड़े हैं, तब पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय।
तो पुस्तकालय शब्द ले लीजिए, तो पुस्तकालय में कोई अकेला तो पढ़ेगा नहीं, जाके अकेला पढ़े या दो लोग। पुस्तकालय होता है काफी बड़ा, 50-60 लोग, 25 लोग, जितने लोगों का हो, तो उतने सारे लोग पढ़ते हैं, तो वो भी क्या हुआ, पुस्तकालय शब्द भी क्या हुआ, एक समूह को ही दर्शा रहा होता है। अब हम आज चलते हैं आज की 5वीं संज्ञा, और संज्ञा कितने होते हैं, संज्ञा के भेद 5 होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, और हमारा संज्ञा का चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। तो आप सभी जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होता जाए, उसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को भी हल करते जाइएगा। जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है, सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगा, चाहे वो यूपी से संबंधित हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र होने चाहिए। अब हम संज्ञा में 5वां पढ़ने वाले हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वीं संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर इसी को कहीं कहीं मिल जाएगा आपको पदार्थवाचक संज्ञा। क्या मिलेगा, पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, यानी ऐसे शब्द होंगे, परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी भी वस्तु का नाप तौल हो। क्या, जैसे ही नाप तौल की बात आएगी, कोई वस्तु होगी, उसको नापेंगे या फिर तौलेंगे, तो क्या होगा, जहां पर नाप तौल की बात आ जाए तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हुआ आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा। इसके अंतर्गत कुछ उदाहरणों को हम सभी देखेंगे। सबसे पहले इस परिभाषा को लिखते हैं। परिभाषा क्या होगी कि जिस संज्ञा शब्द से जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप और तौल, नाप तौल यानी तौल मतलब वजन करना, नाप या तौल, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वजन या परिमाण भी हो जाएगा। सॉरी, जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तौल या वजन आदि का बोध हो, वजन का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए तेल लाते हैं, तो 1 लीटर तेल या 1 किलो तेल, तो उसको क्या हुआ, उसको अगर लीटर में है तो नापते हैं, और केजी में है, किलो में है तो उसे तौलते हैं, या नाप या तौल का जहां बोध हो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे भी लिख लीजिएगा उदाहरण, जैसे
तेल शब्द हो गया। जैसे घी लेते हैं तो घी को भी हम क्या करते हैं, वजन से लेते हैं कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो क्या होगा, इसे तौल कर लाएंगे। तो यह भी यानी घी शब्द, तेल शब्द, ये क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। घी हो गया। और क्या हो गया, सोना खरीदने जाएं तो भी उसे हम नाप तौल कर ही लेंगे। कैसे लेंगे, तौल कर। तो क्या हो जाएगा, सोना हो गया। एक मिनट रुक जाइए। लाइट चली गई है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। बस इस चैप्टर को समाप्ति कर लेंगे। 2-4 उदाहरणों को हम और देख लेते हैं। जैसे घी हुआ, तेल हुआ, सोना हुआ, चांदी शब्द हो गया, क्या हुआ, चांदी हो गया। पीतल हुआ, क्या हुआ, पीतल हो गया। चावल शब्द हो गया, गेहूं शब्द हो गया। इस प्रकार से जो भी वस्तु को, जिस भी वस्तु को हम नाप कर या तौल कर लाएंगे, वो सभी वस्तु क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइट भी जा चुकी है, नहीं तो 2-4-6 उदाहरण और हो सकते थे, लेकिन आपको यह क्लास पूरी समझ में आ गई होगी। तो संज्ञा का चैप्टर जो है आज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों, दोस्तों सभी से इस परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कराइएगा। तो आप सभी को क्लास को यहाँ पे समाप्त किया जाता है। आज की क्लास में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।